नमस्कार और स्वागत है। आज हम जिम क्विक की किताब लिमिटलेस के पन्नों के बीच एक गहरी छानबीन करने वाले हैं। ये किताब एक बहुत ही शक्तिशाली विचार पर टिकी है कि हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक सुपर कंप्यूटर है जिसे हम अपग्रेड कर सकते हैं। और इसका वादा है कि हम कोई भी चीज तेजी से सीख सकते हैं और अपनी असल क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। और जो बात इस किताब को और भी खास बनाती है वो है लेखक की अपनी कहानी। मतलब जिम क्विक को बचपन में दिमाग में एक गंभीर चोट लगी थी। हाँ, जिसके बाद उन्हें सीखने में बहुत मुश्किल होती थी। बहुत ज्यादा। उन्हें स्कूल में टूटे हुए दिमाग वाला लड़का तक कहा जाता था। उनका दिमाग वो जानकारी को प्रोसेस ही नहीं कर पाता था। बिल्कुल। और यही संघर्ष उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा बना। उन्होंने अपना जीवन ये पता लगाने में लगा दिया कि सीखना असल में काम कैसे करता है। सही। उन्होंने महसूस किया कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें ये तो सिखाता है कि क्या सीखना है, इतिहास, गणित, विज्ञान, हाँ, सारे सब्जेक्ट्स। पर ये कभी नहीं सिखाता कि कैसे सीखना है। ये पूरी पड़ताल उसी कैसे के इर्द गिर्द घूमती है। और आज के दौर में मतलब डिजिटल दुनिया में ये सवाल पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया। किताब आज की दुनिया के 4 ऐसे सुपर विलन्स या कह लें खलनायकों की पहचान करती है जो चुपके से हमारी दिमागी ताकत को कम कर रहे हैं। अच्छा, 4 विलन। हाँ, पहला है डिजिटल डिलूज यानी जानकारी का सैलाब। ओह, ये तो मैं हर रोज महसूस करती हूँ। हम सब करते हैं। एक दिलचस्प तथ्य ये है कि आज हम एक दिन में उतनी जानकारी का सामना करते हैं जितनी 15वीं सदी का एक व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में करता था। बाप रे। ये हमारे दिमाग के लिए बहुत बहुत थका देने वाला है। फोन खोलो तो न्यूज, ईमेल, सोशल मीडिया, हर तरफ से जानकारी की सुनामी आ रही है। और यहीं से शायद दूसरा विलन भी आता है, वो लाइक्स, वो कमेंट्स। हाँ, ये हमारे दिमाग को डोपामाइन का एक छोटा सा हिट देते हैं और इसकी वजह से हमें किसी एक चीज पर मतलब गहराई से ध्यान लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सही कहा। हम मल्टीटास्किंग के धोखे में एक काम से दूसरे पर कूदते रहते हैं और असल में कुछ भी ठीक से नहीं कर पाते। और तीसरा विलन वो और भी डरावना है, डिजिटल डिमेंशिया। डिजिटल डिमेंशिया मतलब डिजिटल भूलने की बीमारी। हमने अपनी याददाश्त को उसे अपने स्मार्टफोन पर आउटसोर्स कर दिया है। हमें दोस्तों के फोन नंबर याद नहीं, रास्ते याद रखने के लिए हम मैप्स पर निर्भर हैं। हम अपने दिमाग के उस मांसपेशी का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। और जो इस्तेमाल नहीं होता वो कमजोर पड़ जाता है। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल है, क्या ये सच में डिमेंशिया है या बस हमारे दिमाग का एक नया अनुकूलन? मतलब क्या फोन नंबर याद न रखना वाकई एक समस्या है जब हमारे पास उन्हें स्टोर करने के लिए बेहतर तकनीक है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अनुकूलन जरूर है पर इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। जैसे? जब हम कुछ याद करने की कोशिश करते हैं तो हम सिर्फ तथ्य नहीं रखते, हम अपने दिमाग में नए कनेक्शंस बनाते हैं, रचनात्मकता को बढ़ाते हैं। उस प्रक्रिया को पूरी तरह से टेक्नोलॉजी को सौंप देना हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता को कुंद कर सकता है। अच्छा। और यही हमें चौथे विलन तक लाता है, डिजिटल डिडक्शन। डिजिटल डिडक्शन। हम अब खुद सोचने और तर्क करने के बजाय गूगल से पूछने के आदी हो गए हैं। कोई भी सवाल मन में आता है तो हम अपनी राय बनाने के बजाय तुरंत जवाब खोजते हैं। हाँ, ये तो होता है। इससे हमारी आलोचनात्मक सोच की क्षमता घट रही है। तो ये 4 विलेन हमारी दिमागी क्षमता को घेरे हुए हैं। तो इनसे लड़ने का तरीका क्या है? यहीं पर किताब का लिमिटलेस मॉडल आता है ना? बिल्कुल। ये मॉडल 3 स्तंभों पर खड़ा है, माइंडसेट यानी मानसिकता, मोटिवेशन यानी प्रेरणा, और मेथड यानी तरीके। और इसकी शुरुआत सबसे बुनियादी चीज से होती है, हमारी अपनी सोच से। ठीक है, तो मानसिकता, ये सुनने में तो बहुत सरल लगता है पर असल में शायद सबसे मुश्किल यही है। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। किताब कहती है कि हम अक्सर उन सीमित विचारों से बंधे होते हैं जिन्हें हम सच मान लेते हैं। क्विक इन्हें एक बड़ा दिलचस्प नाम देते हैं, एलाइज। लाइज मतलब झूठ? हाँ, एक तरह से झूठ ही है। इसका फुल फॉर्म है लिमिटेड आइडियाज एंटरटेन्ड, मतलब सीमित विचार जिन्हें हमने सच मान लिया है। अच्छा। ये वो कहानियां हैं जो हम सालों से खुद को सुनाते आ रहे हैं। मैं मैथ्स में अच्छी नहीं हूँ, मेरी याददाश्त कमजोर है, या मैं क्रिएटिव नहीं हूँ। हाँ, ये बहुत आम है। बिल्कुल। ये सिर्फ विचार हैं, लेकिन हम इन्हें अपनी पहचान बना लेते हैं। लेकिन कोई अपने इन लाइज या सीमित विचारों को पहचाने कैसे? वो तो हमारे सच का हिस्सा बन चुके होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। इसका एक तरीका है अपने आप से सवाल करना। जब भी आप कहें मैं ये नहीं कर सकती, तो रुकें और पूछें, क्या ये 100% सच है या ये सिर्फ एक कहानी है जो मैंने मान ली है? किताब में एक बहुत खूबसूरत सा सादृश्य है। हाँ, वो अंडे वाला। हाँ, अगर अंडा बाहरी ताकत से टूटता है तो जीवन समाप्त हो जाता है,
लेकिन अगर ये अंदर की ताकत से टूटता है तो जीवन शुरू होता है। महान चीजें हमेशा अंदर से शुरू होती हैं। बिल्कुल, ये मानसिकता की शक्ति है। आपको अपनी सीमित सोच की दीवार को अंदर से तोड़ना होगा। और इन्हीं में से एक बहुत बड़ा झूठ ये है कि हमारी बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस फिक्स्ड है। हम सब ने सुना है कि कुछ लोग पैदाइशी स्मार्ट होते हैं, जबकि विज्ञान इसे पूरी तरह से नकारता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का विज्ञान हमें दिखाता है कि हमारा दिमाग वो लगातार बदल सकता है। इसे थोड़ा और समझाएंगे? इसे ऐसे समझिए जैसे जंगल में एक रास्ता बनाना। आप जितनी बार उस रास्ते पर चलेंगे वो उतना ही चौड़ा और साफ होता जाएगा। अच्छा। हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन भी बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। हर बार जब हम कुछ नया सीखते या अभ्यास करते हैं तो हम उस दिमागी रास्ते को मजबूत कर रहे होते हैं। आपका दिमाग एक पत्थर नहीं बल्कि एक प्लास्टिक है जिसे आप आकार दे सकते हैं। तो एक बार जब हम अपने सीमित विचारों की दीवारों को तोड़ देते हैं तो हमारे पास एक खुला मैदान होता है। हाँ। लेकिन उस मैदान में दौड़ने के लिए ईंधन की जरूरत होती है। और शायद वही ईंधन है प्रेरणा, जो इस मॉडल का दूसरा स्तंभ है। क्या बेहतरीन तरीके से कहा है, बिल्कुल सही। और प्रेरणा कोई जादुई चीज नहीं है जो या तो आपके पास होती है या नहीं होती। इसे बनाया जा सकता है। हाँ, इसे बनाया जा सकता है। क्विक, इसके लिए एक फॉर्मूला देते हैं। प्रेरणा = उद्देश्य गुणा ऊर्जा गुणा S3। उद्देश्य, ऊर्जा और हाँ, S3। चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। उद्देश्य का मतलब क्या है यहाँ? उद्देश्य का मतलब है आपका क्यों। आप कोई काम क्यों कर रहे हैं। अगर आपका क्यों मजबूत नहीं है तो कैसे बहुत मुश्किल हो जाता है। एक उदाहरण देंगे? जरूर। मुझे ये किताब पढ़नी है, ये एक काम है। लेकिन मुझे ये किताब पढ़नी है ताकि मैं अपने बिजनेस को बेहतर बना सकूं और अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। ये एक उद्देश्य है। अच्छा, तो ये भावना से जुड़ा है। हाँ, और भावनाएं ही हमें आगे बढ़ाती हैं। और फिर आती है ऊर्जा। इसके बिना तो कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। किताब में ब्रेन डाइट जैसी चीजों का जिक्र है। हाँ, जैसे एवोकाडो, ब्लूबेरी, डार्क चॉकलेट, ये दिमाग के लिए प्रीमियम ईंधन की तरह हैं। और साथ ही अच्छी नींद और व्यायाम भी। ये बुनियादी चीजें हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हमारी मानसिक ऊर्जा इन्हीं पर टिकी होती है। और फिर फॉर्मूले का सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है, S3। S3 यानी स्मॉल सिंपल स्टेप्स, छोटे सरल कदम। ये सुनने में इतना सीधा साधा लगता है कि यकीन नहीं होता कि ये इतना असरदार हो सकता है। और यही इसका जादू है। हम अक्सर बड़े लक्ष्यों को देखकर घबरा जाते हैं, जैसे मुझे पूरी किताब एक हफ्ते में पढ़नी है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। और हमारा दिमाग इसे शुरू करने से ही कतराता है। लेकिन S3 कहता है बस एक छोटा आसान कदम उठाओ। मैं आज सिर्फ एक पेज पढ़ूंगी। कोई भी एक पेज पढ़ सकता है। बिल्कुल, इससे घबराहट खत्म होती है और एक मोमेंटम बनता है। कल आप शायद 2 पेज पढ़ें और देखते देखते आप पूरी किताब पढ़ लेंगे। ये बहुत शक्तिशाली है। तो हमारे पास सही मानसिकता है और उसे चलाने के लिए प्रेरणा का ईंधन भी है। अब हमें गाड़ी चलाना सीखना है, यानी तीसरा स्तंभ, मेथड। हाँ, जो हमें सिखाता है कि कैसे सीखना है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। पहला अक्षर है F, फॉरगेट, यानी भूलें। ये बात तो बड़ी अजीब है। हम तो हमेशा याद रखने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या ये है कि हमें अपने पुराने पूर्वाग्रहों को भूलना होगा ताकि नई जानकारी के लिए जगह बन सके? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ जानकारी भूलने के बारे में नहीं है, बल्कि 3 चीजें भूलने के बारे में। अच्छा। पहला, जो आप उस विषय के बारे में पहले से जानते हैं उसे अस्थायी रूप से भूल जाएं ताकि आप एक खुले दिमाग से सीख सकें। दूसरा, जो जरूरी नहीं है उसे भूल जाएं। और तीसरा, अपनी सीमाओं को भूल जाएं, वो लाइज कि आप ये नहीं सीख सकते। एक भरा हुआ कप और नहीं भर सकता। बिल्कुल, सीखने के लिए दिमाग को खाली करना पड़ता है। कमाल है। तो अनलर्निंग लर्निंग का पहला कदम है। अगला है A, एक्ट, यानी कार्य करें। इसका मतलब है कि सीखना कोई पैसिव एक्टिविटी नहीं है। जैसे हम फिल्म देखते हैं वैसे सीख नहीं सकते। सीखना कुछ ऐसा नहीं है जो आपके साथ होता है, ये कुछ ऐसा है जो आप करते हैं। सिर्फ सुनने या पढ़ने से जानकारी दिमाग में नहीं टिकती। तो करना क्या होगा? आपको सक्रिय रूप से शामिल होना होगा। सवाल पूछिए, नोट्स बनाइए, जो सीखा है उस पर अपने विचार लिखिए। अपने दिमाग को एक स्पंज नहीं बल्कि एक छलनी बनाइए जो जानकारी को प्रोसेस करे। इसके बाद आता है S, स्टेट, यानी अवस्था। ये मेरी पसंदीदा है।
हमारी शारीरिक और भावनात्मक स्थिति का हमारे सीखने पर कितना गहरा असर पड़ता है? बहुत ज्यादा। सोचिए, अगर आप थके हुए, बोर या तनाव में हैं, तो क्या आप कुछ भी सीख सकते हैं? कभी नहीं। कभी नहीं। सीखना पूरी तरह से आपकी अवस्था पर निर्भर करता है। सीखते समय सीधे बैठें, गहरी सांस लें और उस विषय के बारे में मन में उत्साह और जिज्ञासा पैदा करें। अच्छा, तो पोस्चर भी मैटर करता है? बहुत। आपकी शारीरिक मुद्रा आपकी मानसिक स्थिति को बदल सकती है और आपकी मानसिक स्थिति आपके सीखने के नतीजों को। अगला है टीच यानी सिखाएं। ये भी एक बेहतरीन तरीका है। जब आप किसी और को कुछ सिखाने के इरादे से सीखते हैं तो आप उसे कहीं बेहतर ढंग से सीखते हैं। क्योंकि सिखाने के लिए आपको उस जानकारी को अपने दिमाग में व्यवस्थित करना पड़ता है, उसे सरल बनाना पड़ता है और उसके हर पहलू को समझना पड़ता है। आप सिर्फ रट नहीं सकते। ये आपको विषय का मालिक बना देता है। सही कहा। फिर है एंटर, यानी अपने शेड्यूल में दर्ज करें। जो भी सीखना है उसे अपने कैलेंडर में एक अपॉइंटमेंट की तरह दर्ज करें। हाँ, क्योंकि अगर ये आपके कैलेंडर में नहीं है तो ये आपकी जिंदगी में भी नहीं होगा। हम मीटिंग्स, अपॉइंटमेंट्स के लिए समय निकालते हैं, लेकिन अपनी ग्रोथ और लर्निंग के लिए नहीं। उसे भी उतनी ही प्राथमिकता देना जरूरी है। और अंत में रिव्यू, यानी दोहराएं। जानकारी को लंबे समय तक याद रखने के लिए उसे दोहराना कितना जरूरी है। और यहाँ पर स्पेस्ड रेपिटेशन का कॉन्सेप्ट आता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी पौधे को पानी दे रहे हैं। अच्छा। आप सारा पानी एक ही दिन में नहीं डालते, वरना पौधा मर जाएगा। आप थोड़ा थोड़ा पानी कुछ दिनों के अंतराल पर देते हैं। हाँ। इसी तरह जानकारी को भी थोड़े थोड़े अंतराल पर दोहराने से, जैसे पढ़ने के 1 घंटे बाद, फिर 1 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद, वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। ये फास्टर मेथड तो सीखने का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बदल सकता है। और जब याददाश्त की बात आती है तो किताब में एक और बहुत सरल एक्रोनिम है, MOM। हाँ, M का मतलब है मोटिवेशन, प्रेरणा। आपके पास उस चीज को याद रखने का एक मजबूत कारण होना चाहिए। बिल्कुल। आप उन चीजों को कभी नहीं भूलते जो आपके लिए मायने रखती हैं। दूसरा अक्षर O है, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। हाँ, अक्सर हम भूलते नहीं है, हम बस पहली बार में ध्यान ही नहीं देते। किसी से मिलते समय हम उनका नाम सुनते हैं, पर असल में उस पर गौर नहीं करते। सक्रिय तकनीकों का इस्तेमाल करना, मुझे लगता है यहीं पर बेकर पैराडॉक्स का उदाहरण आता है ना? बिल्कुल। ये एक क्लासिक मेमोरी एक्सपेरिमेंट है। लोगों के 2 समूहों को एक ही व्यक्ति की तस्वीर दिखाई गई। एक समूह को बताया गया कि इस व्यक्ति का सरनेम बेकर है। दूसरे समूह को बताया गया कि ये व्यक्ति पेशे से एक बेकर है। अरे वाह, ये तो कमाल का उदाहरण है। मुझे याद है, किताब बताती है कि जिस समूह को बताया गया कि वो पेशे से बेकर है, उन्हें वो जानकारी ज्यादा आसानी से याद रही। ऐसा क्यों? क्योंकि बेकर सरनेम एक अमूर्त, खाली जानकारी है, लेकिन एक बेकर का पेशा हमारे दिमाग में कई तस्वीरें और भावनाएं जगाता है। जैसे ताजी ब्रेड की खुशबू, हाँ, सफेद टोपी, आटा, गर्म ओवन। हमारा दिमाग तथ्यों को नहीं, बल्कि तस्वीरों, कहानियों और भावनाओं को याद रखता है। ये एसोसिएशन की शक्ति है। बिल्कुल। जब आप किसी नई जानकारी को किसी पुरानी जानकारी से जोड़ देते हैं तो वो यादगार बन जाती है। तो संक्षेप में लिमिटलेस का संदेश ये है कि हमारी क्षमताएं पत्थर पर नहीं लिखी हैं। हम सब में असीमित क्षमता है, बस हमें उसे अनलॉक करने का सही तरीका नहीं पता। बिल्कुल। ये सिर्फ स्मार्ट होने के बारे में नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से सोचने के बारे में है। सही मानसिकता, उसे चलाने वाली प्रेरणा और उसे लागू करने के सही तरीके। माइंडसेट, मोटिवेशन और मेथड। हाँ, इन तीनों के तालमेल से हम अपनी किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं। ये हमें उन 4 सुपर विलेन से लड़ने के हथियार देता है। डिजिटल डेल्यूज, डिस्ट्रैक्शन, डिमेंशिया और डिडक्शन। सही। किताब के अंत में एक बहुत ही बेहतरीन कहानी है। एक बहुत बड़े पावर प्लांट में सब कुछ बंद हो जाता है। लाखों डॉलर का नुकसान हो रहा होता है। कंपनी के सबसे अच्छे इंजीनियर्स भी इस समस्या का पता नहीं लगा पाते। हार कर वे एक बूढ़े विशेषज्ञ को बुलाते हैं जिसने वो प्लांट बनाने में मदद की थी। वो आता है, थोड़ी देर सब कुछ ध्यान से देखता है, सुनता है और फिर अपने झोले से एक छोटा सा हथौड़ा निकालकर एक खास मशीन पर एक जगह टक से मारता है और चमत्कार हो जाता है। पूरा प्लांट फिर से चालू हो जाता है। कुछ दिनों बाद वो कंपनी को $10,000 का बिल भेजता है। मैनेजर हैरान हो जाता है और एक विस्तृत बिल मांगता है। और उस बिल पर लिखा होता है हथौड़ा मारने के लिए $1। और ये जानने के लिए कि हथौड़ा कहाँ मारना है, $9,999। बिल्कुल।
ये कहानी खूबसूरती से दिखाती है कि आज की दुनिया में असली शक्ति और मूल्य सही ज्ञान को सही जगह पर लागू करने में है। हाँ। तो इस सारी जानकारी के आधार पर विचार करने के लिए एक अंतिम बात ये हो सकती है, किसी के अपने सीखने या जीवन में वो एक पेच या हथौड़ा मारने की सही जगह क्या है, जिसे पहचानने और उस पर काम करने से सब कुछ बदल सकता है। अगर वीडियो पसंद आया और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।